हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली हम लोगों ने आपके बैचेस में संवाद लिए थे और भी कई बार मैं बच्चों से यूजुअली ये सुनता रहता हूं कि आखिरकार हमें नोट्स कैसे बनाना चाहिए, नोट्स बनाने की क्या विधि होनी चाहिए। देखो ये क्या है, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स का बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में उथल पुथल होते रहते हैं। आज हम उन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस सेशन में। और जितने भी लोगों को नोट्स मेकिंग से रिलेटेड जितने भी प्रकार के डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स को मैं वन टू वन क्लियर करने की बात कर रहा हूं। वन बाय वन एक एक करके देखते हैं और इनको हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं ना, एक सबसे बेसिक सवाल को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारे लिए नोट्स क्या है, नोट्स हमें क्यों बनाना है। मैं एक बहुत बड़ा मिथ जो है ना उसको एक बार ब्रेक करना चाहता हूं। ये जो मिथ की मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिकली, यहां से मैं एक मिनट बस इसको मैं सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर जब मैं मिथ ब्रेक करने की बात कर रहा हूं तो व्हाट आई सपोज टू मीन इज कि यहां पर देखो, तुम लोग ना नोट्स क्यों बनाते हो या फिर तुम हमेशा चाहते हो कि नोट्स जो बने वो बड़े ही सुंदर बने, कलरफुल हो और जिनको पढ़ने में तुम्हें बहुत मजा आए। मतलब कि तुम्हारे लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये रीडिंग फ्रेंडली होना चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि यार तुमने नोट्स बनाया और तुम नोट्स खोल के बैठते हो, तुम्हारा दिमाग घूम जाता है, अरे यार क्या घटिया राइटिंग में लिखा है, मैंने पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, जो लिखा है हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा। तो हम ऐसे चीजों को कोशिश करते हैं कि यार नहीं, ऐसे नहीं, हमें बढ़िया सुंदर बनाना है। लेकिन कई बार हम एक एवरेज सुंदरता को छोड़कर हम नोट्स के ब्यूटिफिकेशन में घुस जाते हैं। जैसे कि हम नोट्स को ब्यूटीफाई करने लगते हैं। अच्छा, ये कोई आदत बेटा नई नहीं है तुम्हारे लिए, ये बचपन से दी गई आदत है ना। बचपन से दी गई आदत का मतलब क्या है, मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूं इस चीज को, हमें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि अरे तुम्हारे कॉपी में अगर वेरी गुड आएंगे तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग गुड। अगर तुम्हें टीचर ने तुम्हारे कॉपी में बेस्ट दे दिया, अरे भाई साहब फिर तो पूछना ही नहीं है। आजकल के टीचर्स तो नए नए तरीके से वो इमोजीज भी बनाते हैं, ऐसे हार्ट बना देते हैं, ऐसे इमोजीज बना देते हैं, बहुत सारा थम्स अप का कोई एक सिंबल है, आज तो स्टैंप भी आते हैं कि जैसे टीचर ने कुछ भी वेरी गुड बेस्ट दिया उसके बाद स्टैंप लगा दिया थम्स अप का, वेरी गुड का, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें क्या दर्शाती, और ये वेरी गुड और गुड कब मिलता था, बेस्ट कब मिलता था, जब हम अपने नोट्स को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफाई कर देते थे, है ना। तभी टीचर हमसे खुश हो जाता था कि अरे क्या बेहतरीन नोट्स बनाए भाई साहब तुमने, अरे यार दिल ही जीत लिया तुमने तो। ये वो दौर था बेटा जब तुम्हारे नोट्स चेक हुआ करते थे। ये सिर्फ इसलिए तुमको प्रेरणा दी जाती थी, इसलिए तुमको मोटिवेशन दी जाती थी कि यू मस्ट राइट नीट एंड क्लीन, दैट्स इट। मोटिव क्या था, नीट और क्लीन लिखने का। लेकिन इस चीज को तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे आजू बाजू ने, तुमने जिनको जिनको दिखाया कि आज टीचर ने मुझे वेरी गुड दिया है, आज टीचर ने मुझे बेस्ट दिया है, तो तुमको बाकी लोगों ने भी प्रेस किया कि अरे वाह क्या, शाबाश बेटा शाबाश, कीप इट अप, और बढ़िया बनाना। वो दिमाग कर गया, वो तुम्हारे दिमाग में ये बात घर कर गई है। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों तोड़ना जरूरी है, बिकॉज नाउ अ डेज जब तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नो वन, लिटरली नो वन विल बॉदर अबाउट कि तुमने नोट्स कैसा बनाया। एक भी इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता है बजाय तुम्हारे। ना ही तुम्हारा कोई नोट्स देखने आएगा, ना ही तुमको कोई वेरी गुड देगा, और ना ही कोई नोट्स देखते हुए बोलेगा कि अरे वाह बड़ा सुंदर नोट्स बनाया, अरे वाह और बढ़िया नोट्स बनाओ। क्योंकि ना ही तुमको प्रैक्टिकल में अपना ये नोट सबमिट करना है, ना ही टीचर इसके दम पर तुम्हें नंबर देगा। अल्टीमेटली मुद्दा किस चीज का होता है, मुद्दा यह है कि जो भी तुमने बनाया है नोट्स, क्या वो तुम्हारे लिए, एक पॉइंट बोलता हूं, एक पॉइंट बोलता हूं, नोट्स का सिर्फ और सिर्फ यही एक ही मकसद है भाई साहब। ये एक ही मकसद कौन सा है, रिवीजन। रिवीजन। क्या तुम अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो,
क्या तुम अपने नोट्स को रिवीजन के फॉर्म में बना सकते हो? नोट्स बनाने का सिर्फ यही एक मुद्दा है, सिर्फ यही एक अल्टीमेट एम है जो कि इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। अब अगर तुम ये रिवीजन बनाते टाइम तुम थोड़े बहुत इसको कलरफुल पेन से लिख भी देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना हो कि जब तक तुम क्लास नोट्स अपने बना रहे हो, जो टीचर तुमको लिखवा रहा है, तुम उसको उसी टाइम पढ़ाने के साथ साथ, समझने के साथ साथ इतना ट्रेन कर लो अपने दिमाग को कि ये देन एंड देयर वहीं पर बन जाए। उतने एफर्ट से तुम्हारा नोट जैसा भी बन जाता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत सिंपल सी बात है ये तो। हमेशा क्या रखना है ध्यान में कि रिवीजन से होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और डीपर डाइव करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि रिवीजन होना चाहिए से क्या मतलब है। बहुत सारे लोग नोट्स के अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें खुद ही बताता हूं कि जब भी मैं एक बार बोलता हूं तुम्हें नोट्स, तो व्हाट डज इट सिंबलाइज? नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब बेटा कभी भी ये नहीं होता है कि ये तुम्हारी खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है ये चीज। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये एक कॉपी में होना चाहिए। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो अगर ये नहीं चाहिए तो क्या और भी फॉर्म्स ऑफ नोट्स बनाने के होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। कई बार नोट्स को हम लोग बनाते हैं बुक के अंदर में। बुक बुक जो कि तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड बुक है। स्टैंडर्ड बुक्स कोई भी हो सकती है। मैं तुमको एक एग्जांपल दे सकता हूं। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, चलो एम लक्ष्मीकांत का एग्जांपल ले लेते हैं। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक। तुमने अगर ध्यान से इस किताब को पढ़ा होगा तो तुमको समझ में आएगा, जब भी एम लक्ष्मीकांत की किताब उठाते हो, तुम्हारे इस किताब के अंदर में एक तरफ लिखा होता है चैप्टर 2 बस, और ये पूरा ब्लैंक, और फिर यहां से वो टॉपिक स्टार्ट होता है और फिर यहां पर लिखा होता है। मतलब तुम्हारे पास अभी भी इसमें बहुत सारे स्पेसेस बाकी हैं। कौन कौन से स्पेस बाकी भाई? ये स्पेस बाकी है, ऊपर का स्पेस बाकी है, नीचे का स्पेस बाकी है, इधर बाजू में तो चलो कॉपी फोल्ड होते देख नहीं पाते हो, और इधर का स्पेस बाकी है। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि अगर तुम इस पूरे पेज को कुछ जगहों पर सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं कि तुम हाईलाइट करना चाहते हो, यहां पर तुमने हाईलाइट कर दिया, ये तुमने हाईलाइट कर दिया, ये तुमने हाईलाइट कर दिया, इधर हाईलाइट कर दिया, तो तुमको तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है ना, 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट तो ऐसे ही दिख रहे हैं तुमको। फिर तुमको लगा कि अरे नहीं नहीं, इन इन सभी चीजों को मैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सकता हूं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सकता हूं, और मोटा मोटा मुझे कीवर्ड पता होना चाहिए। तो तुमने यहां पर 1 2 3 4 ऐसे 4 पॉइंट यही लिख लिए तुमने उससे रिलेटेड। और नेक्स्ट टाइम अब जब भी तुम रिवीजन के लिए आ रहे हो तो तुमको अब ये पूरा पेज नहीं पढ़ना है, तुमको सिर्फ ये हाईलाइटेड पोर्शंस पढ़ने हैं, ये वाले, और जो तुमने छोटे छोटे यहां पर यहां पर यहां पर इन सब जगहों पर जो लिखे हैं वो ही पढ़ना है। तो अब तुम्हारा तुम्हारा पर्पस देखो कैसे फुलफिल हुआ। हम बोल रहे हैं कि अब तुमको इस पूरे पेज को पढ़ने में, जो फर्स्ट रीडिंग थी तुम्हारी, जो फर्स्ट रीडिंग थी, मे बी तुमको नोट्स मेकिंग वगैरह सब कुछ लेके पढ़ा होगा ये पेज कम से कम 15 मिनट का। लेकिन अब देखो इस 15 मिनट के एफर्ट ने तुम्हारा कितना शानदार काम किया है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल विजिट दिस पेज, यू विल रिवाइज ऑल द कंटेंट विद इन अ मिनट। 1 मिनट में शायद तुम्हारा ये पेज खत्म हो जाए। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो नोट्स बनाने के लिए जो मैंने बोला था, पहला और एकमात्र जो पर्पस, वो क्या है? रिवीजन होना। कम टाइम में अच्छा रिवीजन होना। क्या इस किताब से भी हो जा रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर, हो पा रहा है। तो भाई तुम्हारे लिए यही नोट्स है, यही नोट्स है भाई, यही नोट्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नोट्स के अलग अलग फॉर्म में एक और पैटर्न आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिजिटल नोट्स। अब चूंकि भाई तुम लोग डिजिटल जमाने में जी रहे हो, तो डिजिटल नोट्स का बनना बेहद जरूरी है। और ये डिजिटल नोट्स यकीन मानो मैं खुद भी बनाता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो मेरे आज के टाइम के सारे नोट्स जो हैं वो हमारे डिजिटल होते हैं। मैं तुम्हारे सामने इन कुछ डिजिटल पेजेस को मैं दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार ये कैसे दिखते हैं। बस 1 मिनट, एक चैप्टर में आपको दिखा देता हूं सामने। चलो एक इसको दिखा देता हूं मैं।
मेरे पास ये देखो, ये नोट्स है, तुम्हें मेरे नोट्स हैं, है ना। अब ये नोट्स मैं चाहूं तो इसी में मैंने बहुत इजीली इस पूरे सिस्टम को बहुत ध्यान से देखने पर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यही डिजाइन कर दिया है ना। कहां चला गया भाई? हाँ, मैंने यहीं पर पढ़ा दिया, सारे के सारे टॉपिक्स मेरे इसमें ही मेंशन है। और मैंने इस तरीके से यहां पर, चूंकि थोड़े कलर उठाना यहां पर थोड़ा आसान होता है, तो मैंने अपने सारे नोट्स वगैरह सब इसमें ड्रॉ कर दिया। तो एक तो ये तरीका होता है, डिजिटल नोट्स बना सकते हो तुम। डिजिटल नोट्स का मतलब वो तब है जब तुम्हारे पास ऐसे कोई भी डिजिटल स्क्रीन हो जिस पर तुम लिख सकते हो अच्छे से। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ अब धुन चढ़ जाएगी, अरे नहीं सर, सिलेक्शन होगा तो सर ऐसे ही डिजिटल नोट्स बना के। नोट्स विल नेवर लीव यू, नोट्स विल नेवर टेक यू टू द एग्जाम। हमेशा याद रखना, नोट्स से तुम्हें कितना आउटपुट मिलता है ये डिसाइड करने वाले तुम ही हो और तुम्हारा एफर्ट ही है। तो फालतू के इन सब पचड़े में मत पड़ो कि सर मेरे पास तो सर ये टैब नहीं है तो मेरा नोट्स तो सर गंदा ही बनेगा। अरे नहीं यार, तुम पेपर बनाओ, ये तो मुझे अभी मिला है, इसके पहले मेरे सारे नोट्स तो कॉपी में ही बनते थे। और 1.5-2 साल पहले, 1.5-2 साल से तो मैंने इसको लिया, इससे पहले मेरे सारे नोट्स जो थे वो कॉपी पर थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों सही है, डिजिटल नोट्स भी सही है और कॉपी भी सही है। कई सारे लोगों के लिए डिजिटल नोट्स जो होता है बस वो हैंडी रहता है, इसीलिए दे विश टू मेक इट हियर। अब मैं तुमको एक पर्पस समझाना चाहता हूं तुम्हारे नोट्स का। ये तो तुम्हारे कुछ नोट्स के अलग अलग फीचर्स है। अब देखो, मैं तुम्हें एक और आइडिया देता हूं नोट्स बनाने का ही, जो मैंने अपने एग्जाम में भी फॉलो किया था और मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। तुम लोग अपनी जब स्पेक्ट्रम किताब उठाते हो तो स्पेक्ट्रम किताब एक छोटी किताब है ना, एक छोटी किताब है भाई। ये जो स्पेक्ट्रम है तुम्हारे लिए बहुत छोटी किताब है। सिमिलरली ऐसी कोई भी किताब जो कि बहुत बड़ी बड़े फॉन्ट्स में होती है उसको, जैसे कि मेरी तमिलनाडु की हिस्ट्री की किताब, तमिलनाडु हिस्ट्री की जो एंशियंट मिडिवल वाली किताब है ना, एक ही किताब में दोनों दिया हुआ है, तुम लोगों को पता होगा शायद इसके बारे में। तो उसकी किताब की साइज तो थोड़ी ठीक है, मतलब इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये किताब थोड़ी बड़ी तो है। लेकिन मैंने क्या किया, इस किताब का एक प्रिंट आउट निकलवा लिया। थोड़ा खर्चा आया मेरा 50-60 रुपए, लेकिन फिर मैंने इस किताब, अब भाई देखो, तुम नोट्स खरीदने जाओगे, कॉपी में सब चीजें लिखोगे, तो वो किताब भी तो 40-50 रुपए की आती ही है, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा लग गए मेरे, कोई बात नहीं। तो मैंने इस किताब के A4 शीट में, ये मेरा एक पिंक कलर का, ये बेटा मेरा A4 शीट है, और मैंने उस किताब के 2 पन्ने एक ही A4 शीट के आधे सेक्शन में मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए। मैंने देखा एक प्रिंट आउट निकलवा के कि क्या मुझे रीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जैसे मेरे आंखों में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उस सिचुएशन में इसको ऐसे प्रिंट आउट करा लेता हूं। लेकिन मान लो कि तुमको लगता है कि अरे नहीं सर, मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा छोटा फॉन्ट रहेगा तो मेरा सिर दर्द करने लगेगा, तो कोई बात नहीं बेटा, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास में अगेन ये A4 शीट है, तुम एक ही पेज इसमें प्रिंट आउट कराओ, लेकिन उसका फॉन्ट साइज छोटा करवा दो। बस फॉन्ट साइज मतलब कि तुम उस A4 शीट को यहां पर प्रिंट करवा दो ऐसे। अब तुम्हारा जो A4 शीट है वो प्रॉपर, तुम्हारा जो नोटबुक है वो तो यहां पर लिखा ही हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास अब बहुत ही ज्यादा स्पेसेस मिल गए तुम्हारे खुद के नोट्स बनाने के। एक यहां पर, एक यहां पर, और कुछ 2 छोटे छोटे लाइंस तुम्हें यहां पर भी मिल जाएंगे। तो तुम बड़े ही आसानी से इस पेज को यहां पर बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही था कि मैं जितना भी यहां पर पढ़ता रहता था, मैं इसको सबसे पहले एक हेडिंग देता था, और इस हेडिंग के साइड में मैं सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देता था, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, जिससे कि मुझे पढ़ना बहुत आसान हो जाता था। यहीं से कोई पॉइंट निकला, एग्जाम्पल यहीं पर दे दिया मैंने, हर एक चीज को मैंने इन दोनों पेजेस को यहां पर समराइज कर दिया। अब इससे होता क्या था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल हमेशा ऐसी चीजों के लिए ज्यादा अच्छी होती थी, और मुझे इस बात का डर नहीं होता था कि क्या मेरा कोई फैक्ट छूट तो नहीं रहा। क्यों क्यों नहीं डर था इस बात का? क्योंकि मैं अपने हाइलाइटर से जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते थे ना, मैं यहां पर उसको हाईलाइट भी कर देता था। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके लिखता था। तो ये भी एक नोट्स बनाने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट तरीका है, जहां पर तुम कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। अब तुम्हें मैं बताता हूं कि ये ऐसे वाले नोट्स तुम कहां कहां बना सकते हो। देखो, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके पास है टू मेनी फैक्ट्स, इतना फैक्ट्स है कि तुम लिख ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर बेस्ट एग्जाम्पल आता है बेटा हिस्ट्री का ही, और इसीलिए मैंने सारी हिस्ट्री किताबों के साथ में ऐसा ही किया था अपने। मैं जब अपने प्रिपरेशन मोड पे था, जब मैंने अपने 16 में क्या बोलते हैं मेंस लिखा, तो 17 में मैंने दिया। तो इस तरीके से
मैं बता रहा हूं तुम्हें कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बड़े आराम से मैं इन किताबों को, जो मैं बोल रहा हूं ना तमिलनाडु हिस्ट्री किताब, बेटा मेरी आदत इतनी शानदार हो गई थी कि पूरा एंशिएंट और मिडिवल अगर मुझसे कोई बोलता कि भाई रिवाइज करना है तो हार्डली इट विल टेक मी लाइक 40 मिनट, 40 मिनट में तमिलनाडु की ये किताब डन हो जाती थी मेरी। एंशिएंट और मिडिवल दोनों की बात बता रहा हूं मैं, इतनी स्पीड हो चुकी थी मेरे पास, क्योंकि इस किताब को मैं कम से कम नहीं तो 50-55 बार पढ़ चुका था। बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद आता था कि अब अगले पेज पर ये वाला डायग्राम, अब इसके अगले पेज पर ये डायग्राम, ये बातें लिखी होंगी। तो मुझे रिवाइज करना इज लाइक वेरी वेरी टॉप स्पीड पर मैं रिवाइज करता था। एक तो सबसे बढ़िया बात क्या है यार कि ना 4 पेज खुलते थे मेरे सामने, 2 पेज इधर और A4 शीट का जैसे स्पाइरल बाइंडेड करा लिया था मैंने, तो उसकी वजह से यहां पर समझ लो एक और पेज साथ में खुलता था, यहां पर ऐसे, इसके अंदर भी मेरे पास में ऐसे ही 4 पेज हुआ करते थे। तो मेरे साथ इकट्ठा पेज नंबर 1 2 3 4 4 पेज इकट्ठा खुलते थे और बीच में इनके शॉर्ट नोट्स, काम खत्म तुरंत के तुरंत, इसलिए बहुत जल्दी क्विकली मेरा ये काम हो जाता था। तो ये तो चलो एक और नोट्स का मैंने तुमको पैटर्न बनाया कि कैसे तुम किताबों को हिसाब से, तुम किताबों के बेसिस पर देखो, एक तो टू मेनी फैक्ट्स हो, और अगर कोई बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है जिसका तुम नोट्स बनाने की कोशिश कर तो रहे हो लेकिन सही नहीं बना पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, हम नहीं बना सकते इतना, कोई दिक्कत नहीं है। उन सभी सिचुएशंस में तुम ऐसा कुछ या फिर इसके ऑल्टरनेटिव में ऐसा कुछ ऑप्ट कर सकते हो जो तुम्हारे लिए एक ही जगह पर बुक्स और नोट्स को समराइज कर दे। इन सभी चीजों से तुम अचीव क्या करना चाहते हो? वन सिंगल सोर्स, एक सिंगल सोर्स जिसके बाद और दूसरी कोई किताब उठाने की जरूरत ही ना पड़े। तो तुम्हारे लिए ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। तो मैंने अभी तक जो तुम्हें अभी तक कवर कराया है, सबसे पहले कि नोट्स का पर्पस क्या है, और दूसरी चीज ये है कि नोट्स को हम कैसे बना सकते हैं। मैंने बोला नोट्स को देखो, एक तो हैंड रिटन नोट्स हो ही सकता है तुम्हारे लिए। अब यहां पर चलो हैंड रिटन नोट्स की बात भी कर लेता हूं मैं। हैंड रिटन नोट्स जो तुम बनाते हो, मेरा मानना है उसमें तुम्हें एक काम करना चाहिए। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट वो होता है जो कि स्टैटिक होता है, और दूसरा होता है करंट ओरिएंटेड। हमेशा याद रखना कि जब भी स्टैटिक में कोई भी चीज तुम लिख रहे हो, तब तो तुम आराम से अपने A4 शीट को पूरा फिल कर सकते हो। लेकिन अगर जब भी तुम कोई करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, एटसेट्रा। ऑलवेज रिमेंबर कि तुम नीचे का कुछ एक पोर्शन लीव आउट कर दिया करो, या फिर तुम यही सेम काम अपने साइड में भी कर सकते हो कि तुम इस तरीके से एक साइड में मार्जिन छोड़ दिया करो। दिस एरिया एंड दिस एरिया मस्ट बी ब्लैंक। ब्लैंक इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम लोग अगर कुछ भी इससे रिलेटेड करंट अफेयर पढ़े तो हम फटक से यहां पर लिख लें, और फ्यूचर में हो सकता है कि हम इस पूरे पेज को वापस से यहां समराइज भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब बात यहां पर एक और सब्जेक्ट की आ सकती है। 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर दो सब्जेक्ट्स और 2 पार्ट्स में हम और डिराइव कर सकते हैं इसको। देखो एक होता है तुम्हारे लिए प्रीलिम्स रिलेटेड नोट्स, और दूसरे होते हैं तुम्हारे लिए मेंस रिलेटेड नोट्स। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मेरे पास 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे में मैं प्रीलिम्स वाले नोट्स बनाऊं या मेंस वाले, आई विल ऑलवेज से दिस वन, क्योंकि यहां से तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, यहां से तुम्हें पैटर्न का अंदाजा मिलता है, यहां से तुम्हें क्वेश्चन सीखने का अंदाजा मिलता है। तो इसीलिए इन 2 सब्जेक्ट्स में से आई विल ऑलवेज प्रेफर मेंस रिलेटेड टॉपिक्स को हम नोट्स बना के अगर देखें तो ज्यादा बेहतर मिलेगा। और मेंस वाले रिलेटेड के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा टॉपिक्स कई बार कहीं जगह एक साथ मिलते भी नहीं है। बट ठीक है, चलो इसको हम लोग आगे बढ़े। इससे हम लोग थोड़ा सा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मैं फिर से तुम्हें एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बताया कि भाई देखो मिथ क्या है नोट्स बनाने का, कि भाई रीडिंग करना है, रीडिंग फ्रेंडली होना चाहिए, बस ये सब ब्यूटीफुल कलरफुल बनाओ लेकिन लिमिट में बनाओ। तो लिमिटेशन में बनाओगे टाइम कम लगेगा, टाइम वेस्ट कम करोगे तुम, उससे बेहतर है कि उसको पढ़ने में यकीन करो, ना कि सुंदर नोट्स बनाने में। अच्छा, सुंदर नोट्स बनाने के बाद इंसान थक जाता है और उसको लगता है कि उसने बहुत पढ़ लिया, तो वो नोट्स वैसे का वैसे ही छोड़ देता है।
तो तुम्हारे नोट्स तो बहुत सुंदर बनते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ भी याद नहीं होता उसमें से। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक मिडिल पाथ तुम्हें फॉलो करनी है कि नोट्स ठीक ठाक दिखें, जो कि तुम्हारे लिए रीडेबल हो, और दूसरा ये कि तुम उसको बार बार रिवाइज करते टाइम उनको याद भी करते चलो, ये भी तुम्हारा एक पर्पस होना चाहिए। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि नोट्स किन किन तरीके से बन सकते हैं, मैंने सारे तरीके तुमको डिफाइन कर दिए यहां पर। अब इसके बाद मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं कि सर वाई वी शुड मेक नोट्स। हमें नोट्स बनाना ही क्यों चाहिए? सबसे पहला रीजन मैं तुम्हें पहले दे चुका हूं, रिवीजन। और जब रिवीजन की बात होती है तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि रिवीजन हमेशा मल्टीपल टाइम्स होती है, और हर बार ये मल्टीपल टाइम्स का जो अल्टीमेट टाइम है वो घटता जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि तुम्हारे पास फर्स्ट रीडिंग में अच्छा खासा एक किताब या नोट्स को टाइम लग जाए। मान लेते हैं कि इसमें टाइम लग जा रहा है तुम्हारा 30 डेज, 30 दिन में तुम पहली रीडिंग कर पाते हो। लेकिन जब ये तुम 30 दिन की रीडिंग कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि तुम अपने सेकेंड रीडिंग की तैयारी भी अभी से करते जा रहे हो। मतलब कि तुम अपने नोट्स में प्रॉपर हाईलाइट, जब भी मैं नोट्स की बात कर रहा हूं तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये किताब भी हो सकता है ना। तो ये प्रॉपर हाईलाइट करते हुए चलो, इस बात का ध्यान देते हुए चलना कि जब तुम्हारे सेकेंड रीडिंग के टाइम आएगी तो सेकेंड रीडिंग में यू विल नॉट गेट मोर देन 5 to 7 days। इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो तुमको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि तुमको अगले 5 से 7 दिन में सेकेंड रीडिंग में तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली जब तुम सेकेंड रीडिंग कर रहे होते हो तो मैं हमेशा एक एक पैटर्न फॉलो करता था। अब मैं तुम्हें यहां पर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ नोट्स मेकिंग समझाने की कोशिश करता हूं। जब तुम सेकेंड रीडिंग करते हो तो सेकेंड रीडिंग करने के बाद तुमको एक बहुत ही शानदार तरीके से पैटर्न डिफाइन होने लगता है, क्योंकि 5 से 7 दिन में पूरा सब्जेक्ट को पढ़ना मतलब एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का आना। अब ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इस बेसिस पर भी आएगी क्योंकि तुमने अभी उसको कुछ दिन पहले ही पढ़ के एक बार डिटेल से खत्म किया है, तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स बाद वाले टॉपिक्स भी याद आते हैं। अब तुम 5 to 7 डेज में हमेशा ऐसा काम कर सकते हो, यहां पर तुम बना सकते हो बेटा क्या, 1 पेजर नोट्स। 1 पेजर नोट्स यहां पर क्यों नहीं बनवाया सर आपने? अरे वहां पर इसलिए नहीं बनवाया बेटा क्योंकि यू विल एंड अप राइटिंग सो मेनी थिंग्स व्हिच आर इररिलेवेंट फॉर द एग्जाम। अब जब भी तुम 1 पेजर नोट बना रहे हो, कीप इन माइंड कि यू ऑलरेडी नो ऑल द पीवाईक्यूज। और जब भी मैं पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं तो इसमें प्री और मेंस दोनों आते हैं, क्योंकि तभी तो तुमको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट है जो हर साल पूछा जाता है या फिर हर ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछा जाता है, कभी ना कभी पूछ ही लेते हैं। करंट अफेयर्स का कौन सा पोर्शन जो कि सबसे ज्यादा प्रकार से क्वेश्चंस बनाता है, वो सब तुम्हें पहले से पता होने चाहिए। तो 1 पेजर नोट्स जब तुम बनाते हो तो 1 पेजर नोट्स तुम्हारे लिए कैसे काम आएगा पता है? ये 1 पेजर नोट इस बात की तैयारी है कि जब तुम इसकी थर्ड रीडिंग करोगे, जब तुम इसकी थर्ड रीडिंग करोगे तो तुम कैसे इसको महज 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर दोगे इस पूरे टॉपिक को। तो 1 से 2 दिन में तुम पूरी किताब तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए तुमको हर बार अपने मटेरियल्स को इस प्रकार से क्रिस्प कट शॉर्ट करना है कि वो नेक्स्ट टाइम के रिवीजन के लिए फ्रेंडली हो जाए। फ्रेंडली इन द सेंस कि वो तुम पूरा कंप्लीट कर पाओ और बिल्कुल की पॉइंट्स। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं 1 पेजर नोट्स का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाई 1 पेजर नोट्स? 1 पेजर नोट्स जैसे कि 1 पेजर नोट में क्या क्या आता है, जैसे मैं तुम्हारे सामने करेंटली एक एग्जांपल दे देता हूं तुरंत के तुरंत। जैसे कि मैंने अभी अभी मान लेते हैं एक टॉपिक पढ़ा, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे ही मुझे पूछा गया क्या क्या पढ़ लिया तुमने, तो मैंने फटाफट से बताया भाई कि स्पेस टेक्नोलॉजी में सर सबसे पहले मैंने लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पढ़ा। अब लॉन्च व्हीकल्स मुझे याद आ रहे हैं कि नहीं सारे के सारे, इसके लिए मैं फटाफट से लिख भी लूंगा कि हमने सबसे पहले लॉन्च व्हीकल्स में हमने सबसे पहले देखा एसएलवी, फिर हमने देखा एएसएलवी, फिर हमने देखा पीएसएलवी, फिर हमने देखा जीएसएलवी, फिर हमने देखा LVM-3, ऐसे एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पूरा लिखते जाएंगे। मैं अब और डिटेल में बता सकता हूँ इस चीज को, बट मुझे याद है, बट मैं तुम्हें बस सिंबलाइज करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोगों ने मान लो पढ़ा स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके। स्पेस एक्सप्लोरेशन में मैंने देखा कि यहां पर कुछ मिशन हमने किए। यहां पर मैंने लिख दिया कि टोटल हमारे पास कितने प्रकार के, या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
सैटेलाइट क्या है। तो यहां पर हमने लिखा कि भाई देखो, एक हो सकता है अर्थ ऑब्जर्वेशन, एक हो सकता है नेविगेशन, एक हो सकता है तुम्हारे लिए वेदर फॉरकास्टिंग, एक हो सकता है एस्ट्रोनॉमिकल, एक हो सकता है तुम्हारे लिए, ऐसे ही मान लो जितने भी हैं हमारे पास में, हमने कुछ कुछ लिखा। फिर सारे के सारे हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में लिखा कि भाई देखो, एक आदित्य L1 आता है, एक आता है हमारे पास में फिर चंद्रयान, फिर हमारे पास में आता है मंगलयान, फिर आता है शुक्रयान, फिर आता है गगनयान, फिर आता है इसी प्रकार से एक और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये सारे जितने भी मिशन थे मैंने सारे के सारे एक जगह लिख लिए। सिमिलरली अब मैं तुम्हें बताता हूं, और इसी प्रकार से मैंने इसके सारे के सारे मेंस के जितने भी टॉपिक्स थे सब के सब यहीं पर लिख दिए, सब के सब लिख दिए, ताकि मुझे एक पेज देखने पर ही पूरा का पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी वाइंड अप हो जाए। और ये बात मैं खुद से लिखता हूं बिना देखे कुछ भी, ताकि मुझे एग्जैक्टली मेरे दिमाग में वो फीचर बिल्ड हो जाए, वो दिमाग में वो मैप बिल्ड हो जाए। तो ये कहलाएगा तुम्हारा क्या, वन पेजर नोट। कई बार वन पेजर नोट लोग ऐसे भी बनाते हैं। वन पेजर नोट कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूं। मान लेते हैं कि ये A4 शीट है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस A4 शीट को बीच से डिवाइड कर देते हैं। अब तुम्हारे लिए जो शीट है अब वो ऐसी हो चुकी है, तो वो यहीं पर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं, यहीं पर वो डायग्राम वगैरह कुछ भी बना देते हैं, और फिर से ऐसे छोटे छोटे बात लिखते हैं। कुल मिला जुला के वो इसके दूसरे साइड में, और पीछे पन्ना पलटोगे तो उधर भी, टोटल ऐसे 4 पेजेस के हिसाब से तुम बोल सकते हो। एक ही A4 शीट है, लेकिन आगे पीछे मिला के तुम्हारी ये जो छोटे छोटे 4 पेजेस बने हैं, इन 4 पेजेस में वो पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, नॉट द चैप्टर बट टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इसको कब करना है हमेशा याद रखना, पहली रीडिंग में अगर तुम बनाओगे बेटा तो यू विल एंड अप राइटिंग टू मेनी थिंग्स। तो अभी सिर्फ हाईलाइट से काम चलाना है, हाईलाइट से काम चला लो, थोड़ी बहुत चीजें वहीं पर मेंशन कर लो, ये सब चलेगा, लेकिन तुम फुल फ्लेजेड नोट्स मत बनाना कभी, मतलब शॉर्ट नोट्स मत बनाना। शॉर्ट नोट्स हमेशा सेकंड रीडिंग के टाइम ही बनाओगे तो ही ज्यादा बेहतर तरीके से तुम समझ पाओगे। तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो ये भी एक प्रकार से हमारा सबसे पहला है, व्हाई वी शुड मेक नोट्स। तो रिवीजन करना है, और रिवीजन कैसे करना है नोट्स के जरिए, हमने वो भी देख लिया। अब यहां पर दूसरा रीजन हम लोग देखते हैं कि दूसरा रीजन आखिरकार क्या है। नोट्स को बनाने का दूसरा रीजन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं नोट्स, देखो ऐसे इसलिए बनाना चाहिए। दूसरा है हमारे लिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बूस्ट। हम लोग क्या करते हैं, जितनी बार जब भी हम लोग अपने अपने नोट्स के बारे में पढ़ते हैं, वी ऑलवेज रिकॉग्नाइज आवर एफर्ट्स, आवर कॉन्फिडेंस कि अरे वाह ये तो मेरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ चीज है, मतलब कि इसको मैंने ही लिखा है, इसका मतलब मैंने पढ़ा है, और एक बार मैंने पढ़ा है तो उसका मतलब मुझे आता है, मुझे आता है तो एक बार बस क्विकली रिवाइज करना है। तो एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है नोट्स, तो इसलिए भी नोट्स बनाने चाहिए। और नोट्स में जब भी बोल रहा हूं कि बनाने चाहिए, इट मीन्स कि ये जो नोट्स होंगे ये हमेशा और हमेशा तुम्हारे लिए कैसे होंगे, किताब में भी हो सकते हैं और कॉपी में भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के नोट्स होंगे। बस तुमको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला हिस्सा कहां पर ज्यादा बेहतर सटीक तरीके से बैठ रहा है। अब नेक्स्ट यहां पर हम थोड़ी सी बातें और करते हैं। तीसरा तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट रीजन कि नोट्स बनाने का फायदा क्या होता है। देखो नोट्स बनाने से ना कई बार तुम्हारे जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं, आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखती है, आंसर राइटिंग स्किल्स बढ़ जाती है। कैसे भाई, क्योंकि तुम देखो कि जब भी तुमने एक पेजर नोट बनाया ना सेकंड रीडिंग के टाइम पर, तभी तुमने काफी क्रिस्प फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कट शॉर्ट करके क्रिस्प मैनर में लिखने की कोशिश की है। इसकी आदत तुमने डाल ली है, और बेसिकली देखा जाए तो हमारे आंसर के होलिस्टिक कवरेज के लिए भी यही रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए यहां पर तुमने अपना आंसर राइटिंग स्किल्स भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर लिया। यहां पर तुम्हारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते थे, तुमने वो भी इंप्रूव कर लिया। कुल मिला जुला के नोट्स करने से ये तो एक फायदा मिल ही जाता है। दूसरा क्या है, आंसर राइटिंग स्किल्स के साथ साथ अगर तुम अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना चाहते हो, तो भी ऐसे प्रैक्टिस से काफी हद तक तुम्हें वो अंडरस्टैंडिंग, वो स्पीड, वो राइटिंग स्किल्स मिल जाती है। इसके अलावा एक जो सबसे और भी एक इंपॉर्टेंट चीज हम बात कर सकते हैं कि वाई वी शुड मेक नोट्स। यहां पर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने नोट्स बनाया, मान लो कोई भी, अब वो नोट्स हमें जब भी दोबारा से मिलने की बात होगी, जब भी हम उसको दोबारा पलटने की कोशिश करेंगे, तो अब एक तो टाइम रिड्यूस होगा, सबसे पहली बात हमारा टाइम रिडक्शन होता है। क्विक रिवीजन हो सकता है, चलो ये तो रिवीजन में ही आ जाएगा, बट हम बोल सकते हैं मल्टीपल 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 सब्जेक्ट हम लोग एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एक साथ स्टार्ट करने का मतलब है कि एक लिमिटेड टाइम में
हम लोग ज्यादा अमाउंट में चीजों को पढ़ सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स अगर पढ़ना चाहते हो तो भी तुम्हारे पास में नोट्स होना चाहिए, नहीं तो एक ही सब्जेक्ट में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक और बात, यहां पर एक हमारे पास में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है जो कि नोट्स और करंट अफेयर से रिलेटेड है। नोट्स प्लस करंट अफेयर। तुम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो कि सर करंट अफेयर के नोट्स कैसे बना दिए जाएं। अब यहां पर एक मुद्दा मैं हमेशा डिस्कस करना चाहूंगा। जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर डेली आता है, डेली न्यूज होते हैं इसके अंदर में। हर दिन किसी भी टॉपिक से कोई भी चीज सामने आ सकती है, हमारा बस में वो है ही नहीं। तो नॉर्मली अगर मैं इस करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करता हूं तो ये सब्जेक्ट मेरे 2 सब्जेक्ट्स के बराबर होते हैं, क्योंकि डेली पढ़ना होता है यार, 365 दिन लगातार हर दिन 1 घंटे के आसपास में इसको पढ़ना होता है। तो क्या इस 1 घंटे में हमारे डेली नोट्स बन पाएंगे? द आंसर इज बिग नो। और हमें यह करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इन सभी चीजों को करने वाले मार्केट में कई सारे लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यू। यहां पर से तुमको एक नोट्स मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट वाला। करंट वाला जो है यहां पर तुमको मिलते हैं मंथली मैगजीन्स। मंथली मैगजीन्स। तुम याद रखना इस बात को कि ये जो मंथली मैगजीन है ना, इसको तुम रिवाइज कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से विदाउट मेकिंग एनी नोट्स। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर करंट अफेयर के नोट्स बनाने से ना सर ज्यादा अच्छा याद होता है, तो मैं उसको बोलता हूं कि मेक दिस नोट्स बट नॉट इन द फेयर फॉर्म। मतलब कि तुम नोट्स बनाओ बट बिल्कुल रफ नोट्स बनाओ। जब भी तुम पढ़ रहे हो तो तुमको पढ़ते टाइम पर, न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पर तुम्हें 4 मेजर पॉइंट्स मिले, उन 4 मेजर पॉइंट्स से कीवर्ड्स मेंशन कर लो सिर्फ। और 4 कीवर्ड्स रैंडमली मेंशन करने के बाद जब वो आर्टिकल खत्म हो तो तुम उस आर्टिकल को पॉज करो या फिर तुम आर्टिकल को थोड़ा दूर के लिए साइड रखो और देखो कि तुमने रफली अभी तक 4 मेजर पॉइंट्स लिखे, उनको दिमाग में थोड़ा सा स्टोर कर लो कि अच्छा पहले पॉइंट पर तो बेसिक प्रोडक्शन लेवल की बात हो रही है, दूसरे पॉइंट पर अच्छा फर्टिलाइजर्स और सोइंग की बात हो रही है, तीसरे तीसरे लेवल पर सर थोड़ी हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, और चौथे पॉइंट पर हमारा मंडीज में एग्रीकल्चरल सप्लाईज का मेंटेनेंस और उनको बेचने खरीदी से रिलेटेड है। ये चारों पॉइंट्स मेरे दिमाग में अगर आ गए तो मेरे लिए फिर इसकी जरूरत नहीं है। अब जब भी आएगा तो मैं देख लूंगा इसको। मतलब जब भी, अब मुझे कभी भी इस करंट अफेयर्स को जब भी मैं दोबारा से मंथली मैगजीन में देखूंगा तो मुझे एकदम से याद आ जाएगा कि अरे इसके लिए तो मैंने वो लिखा हुआ था उसमें। तो इट इज ऑल अबाउट कीपिंग मेमोरी, इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग मेमोरी। ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती हैं? ये प्रैक्टिस से आता है बेटा, ये हमेशा प्रैक्टिस से आता है। तो करंट अफेयर्स के नोट्स इज अ बिग नो, लेकिन अगर रफली लिख के तुम्हें याद अच्छा होता है तो तुम एक बार लिख सकते हो। बट अगेन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम फॉर ईच एंड एवरी डेली न्यूज इज 1 आवर। इससे ज्यादा अगर तुम दे रहे हो तो यू विल नॉट रीच द मैक्सिमम लिमिट, यू विल नॉट रीच द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। तो इसीलिए अब क्या कर सकते हैं अब हम, तो नोट्स और करंट अफेयर, अब इसको कवर कैसे करें? मेरा मानना है कि तुम डेली न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, या फिर मान लेते हैं कि तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तुम किसी के एडिटोरियल डिस्कशन को सुन लेते हो। अगर सुन ले हो, इन दोनों में से जो भी कर रहे हो तुम इसको क्या करो भाई, डेली बेसिस पर करो और नोट्स नहीं बनाने। और साथ ही साथ तुम पिछले महीने के लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स की मैगजीन उठा लो और तुम डेली बेसिस पर 4 पेज उसके पढ़ लिया करो। 4 पेज बिल्कुल पेजेस देख के, कोई दिक्कत नहीं, कभी 3.5 हो जाए चलेगा, कभी 4.5 हो जाए चलेगा, बट ऑन एन एवरेज तुम्हें 4 पेज पढ़ने हैं। 4 पेज अगर तुमने 1 महीने पढ़ लिया तुम आराम से इस मैगजीन को खत्म कर दोगे। और एक बार ये मैगजीन खत्म हो गई तो तुम्हारा करंट अफेयर जो प्रेजेंट का टाइम था वो तो चल ही रहा था, तुमने पिछला बार कभी पूरा रिवाइज कर लिया, तो हो गया ना विन विन सिचुएशन तुम्हारे लिए। तो यहां पर करंट अफेयर्स का मुद्दा कुछ इस प्रकार से नोट्स के लिए डिराइव हो सकता है। फिर हम वापस आते हैं कि ये देखने के लिए कि जो ये नोट्स हम बना रहे हैं उसमें करंट अफेयर और स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में और आ रहा है तुम्हारे लिए, बस मैं इसको देख लेता हूं एक बार। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि नोट्स को जब भी हम बनाते हैं, नोट्स को हम जब भी बनाते हैं तो हम नोट्स को कैसे मेंटेन रखें, है ना? नोट्स को कैसे हम मेंटेन रखें, या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि जैसे यहां पर हम बात करते हैं एक नोट्स का एक फाइनल वर्जन अचीव कब होता है?
नोट्स का फाइनल वर्जन अचीव होता है जब तुम एग्जाम के थोड़े दिन पहले ही ये नोट्स बनाते हो बहुत तेजी से। उनका रिलेवेंस सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो सबसे ज्यादा रीसेंट होते हैं, सबसे ज्यादा अपडेटेड होते हैं। तो ये सारे काम तुम्हें करने चाहिए। अब अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं सर मुझे एक चीज और बता दीजिए साथ के साथ में कि सर ये जो मेंस ओरिएंटेड नोट्स होते हैं इनके लिए सर मुझे अभी आइडिया नहीं मिल पा रहा है, कैसे बनाना चाहिए। मैं उनको बताता हूं कि यार देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार तुम नोट्स बनाओ ही। जैसे कि यहां पर मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो, तुमको पता होना चाहिए कि यहां पर मान लो कि तुम्हारे पास में बड़े सारे ऐसे प्रहार बुक्स होते हैं। वैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूं, एक मिनट। तुम इस किताब को देख सकते हो बड़े ध्यान से। ये मेंस वाला किताब है तुम्हारे लिए, बहुत शानदार तरीके से इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। जैसे कि 2025 मेंस का है, इसमें स्टैटिक और करंट दोनों होता है, और इसमें सारे ही मेंस के मुद्दे मिलते हैं तुमको, है ना। मेंस के मुद्दे मिलते हैं। जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो ये सारे स्पेस में तुम्हें सीधे अंदर दिखाता हूं। तुम देख सकते हो एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर जो तुम्हें नोट्स में लिखने हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत छोटा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मात्र 96 पेज है। तो तुम 96 पेज पढ़ के साइंस एंड टेक के लगभग सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हो विद ऑल द कीवर्ड्स। तो तुम्हारे लिए ये नोट्स के फॉर्म में तो ऑलरेडी हम बना के दे रहे हैं तुमको, है ना। तो तुम चाहो तो रेडीमेड नोट्स पर भी रिलाई कर सकते हो। और रेडीमेड नोट्स की बात अगर करें तो उसमें प्रहार से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मेंस की बात कर रहे हो तो मेंस में सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी अगर कोई दे सकता है तो वो है हमारा प्रहार। प्रहार को फॉलो करिए, पीडब्ल्यू ओनली एस प्रहार लिख के सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और आप उसको मेंस के सभी कंटेंट के पर्सपेक्टिव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये भी है कि फाइनल रिवीजन जो है हमारा, या तो ये बन जाए, या तो हम इसी को मल्टीपल टाइम्स, रेडीमेड नोट्स को ही मल्टीपल टाइम्स लास्ट में रिवाइज कर लें। दोनों हो सकते हैं। अब एक तरीका मैं तुम्हें और समझाता हूं नोट्स बनाने का। ये बेसिकली तुम्हें काम आएगा कहां पर? ऑप्शनल में काम आएगा। ऑप्शनल में मैंने क्या किया था, जैसे मान लो कि मेरा ऑप्शनल जो था वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में मैंने जितना भी मेरा इंडेक्स था उस इंडेक्स पर मैं गया, किताब के इंडेक्स पर गया, और उस किताब के इंडेक्स के नीचे जितने भी मेरे पास जगह बचे थे मैंने उनसे रिलेटेड सारे थिंकर्स, और इन थिंकर्स का क्रिटिसाइज कौन कर रहा है उनका भी नाम, इन दोनों को मैंने इसी के नीचे नीचे लिखना शुरू कर दिया। यहाँ थिंकर, यहाँ क्रिटिसिज्म, यहाँ थिंकर, यहाँ क्रिटिसिज्म, यहाँ थिंकर, यहाँ क्रिटिसिज्म। और देखते ही देखते मेरे सारे टॉपिक्स पर 8 से 10 बार रिवीजन करने के बाद अब मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं होता था कि अरे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कौन सा थिंकर कोट करना है अपने को। बल्कि मैंने इन सभी जगहों पर एक्स्ट्रा 4 से 5 थिंकर अपने सोशियोलॉजी सिलेबस के बियॉन्ड भी लिखे थे, जिनका मुझे बिल्कुल बेसब्री से, मतलब आंसर राइटिंग में इंतजार रखता था कि बस आप पूछे मुझसे और मैं लिख दूं इनको बस कैसे करके। तो वो भी तुम्हारे लिए एक बेस्ट फॉर्म ऑफ नोट्स, इसको भी नोट्स मेकिंग ही बोलेंगे। तो ऑप्शनल के लिए तुम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। और थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारी डेवलप हो जाएगी तो शायद फिर ये और भी बढ़िया तरीके से काम हो पाएगा। तो तुम इस तरीके से यहाँ पर एक और प्रकार से नोट्स तुम्हें शेयर होते हुए दिख सकता है। मैं तुम्हारे सामने अब एक और किताब दिखाना चाहूंगा कि नोट्स के फॉर्म में कई बार हम लोग बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। जैसे कि तुम कोशिश करो हमेशा कि जो भी तुम्हारे नोट्स बनते हो वहां पर कुछ ना कुछ डायग्राम्स, चार्ट्स जरूर से इंक्लूडेड हो। जैसे कि जो भी तुम डायरेक्टली बना सकते हो, ये भले ट्रायंगल शेप में हो सकता है, ये स्टेयर्स के शेप में हो सकता है, ये वेन डायग्राम्स के शेप में हो सकता है, ये प्रोसेस इनपुट आउटपुट के फॉर्म में हो सकता है, कैसे भी हो। बस ये डिटेल्स जो है ये तुम्हारे सामने बिल्कुल एज इट इज होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तुम इस चीज को भी देख सकते हो। यहां पर मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि पीडब्ल्यू ओनली एस तुम्हारे लिए एक और शानदार काम करके बैठा है जिसके लिए तुम बहुत परेशान होते हो। और ये सारी चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें रियलाइज हो जाए कि तुम्हें ज्यादा बहुत मेहनत करने की जरूरत अभी है नहीं। देखो यहां पर, यहां पर हमारे पास में एक किताब है जिसका नाम है लेटेस्ट डेटा फैक्ट्स, अरे सॉरी ये नहीं, एक मिनट रुक जाना। यहां पर तुम देख सकते हो
ये सारे के सारे डेटा हैं और सभी सब्जेक्ट्स के डेटा हैं, है ना। तुम कोई भी सब्जेक्ट का डेटा उठाओगे और तुमको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। सबसे पहले तुम्हारा सारा का सारा एसडीजी गोल हो गया यहाँ पर। सारा एसडीजी गोल के बाद तुम देखो जहां जहां तुम्हें जरूरत हो, सोशल इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी में तुम यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो भाई सारी चीजें तुमको कौन सा कास्ट सेंसस में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, सारे के सारे डेटा जो तुम अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हो, ये सब के सब यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हैं। तो तुम्हें सिंपली क्या काम करना है, एग्जाम टाइम पर तुम्हें बस इसका प्रिंट आउट लेके चले आना है और इसके जितने डेटा तुम याद कर सकते हो, और लिमिटेड डेटा याद करो, तुम 3 ही 4 5 डेटा याद करो, वही बार बार आंसर्स में लिखने की कोशिश करो। हर पेपर में उसी बात को मेंशन करो, क्योंकि हर पेपर जो है वो एक डिफरेंट एग्जामिनर यहाँ पर चेक करते हुए दिखाई देता है तुम्हें। तो आराम से तुम देख सकते हो इसके लिए। ठीक है भाई, इतना इतना हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। इसके बाद देखो हम लोग एक अपना एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं तुम्हारे सामने दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है भाई अपने लिए। देखो हम लोग सबसे पहले तो ये सारी चीजें समझ चुके हैं कि हमें क्यों लिखना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ कॉमन सी बातें हमारे पास में आती हैं। जैसे कि देखो बहुत सारे लोग ना लिख के पढ़ते हैं, ऐसा तुमने देखा होगा। लिख के पढ़ने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर के लिए बताया था ना तुमको, कि न्यूज़पेपर के लिए अगर तुम्हारी आदत है कि तुम ना लिख के पढ़ते हो, तो लिख के पढ़ने के लिए कोई फाइनल नोट्स नहीं होने चाहिए तुम्हारे पास में। वैसा ही है कि नोट्स से फायदा क्या मिलता है भाई, तुम्हारी मेमोरी जो है ना वो थोड़ी सही हो जाती है अगर तुम कोई भी चीज लिख के पढ़ रहे हो तो। दूसरा एक और चीज बताता हूं मैं, बहुत ही तगड़ी चीज है तुम्हारे लिए। क्या होता है ना कि तुम कई बार अगर तुम सिर्फ पढ़ने की कोशिश करते हो, लिख नहीं रहे हो, तो तुम शायद ना 15 से 20 मिनट में ही बोर हो जाते हो। हाँ भाई हाँ, 15 से 20 मिनट में ही बोर हो जाते हो। लेकिन अगर तुम लिखते रहते हो तो तुम आराम से 2 से 3 आवर्स का बहुत अच्छा सिट ले सकते हो, एक बार में, एक स्ट्रेच में इतना पढ़ सकते हो। तो सोचो, लिखने का तो बड़ा योगदान है भाई, तुम्हें लंबे समय के लिए बिठा दे रहा है। बस हमेशा याद रखना कि इन लिखने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अल्टीमेट नोट्स तैयार हो रहे होंगे, तुम्हारे अल्टीमेट कुछ चीजें तुम ऐसी चीजें पढ़ लोगे। हमेशा इसको किस लिए लिखो, ताकि तुम 2-3 घंटे बैठ सको, इसका आउटपुट जो भी निकले तुम उसको रिवाइज कर सको, एक बार में पूरा गो थ्रू कर सको। तो ऐसी चीजें तुम ऐसा भी काम कर सकते हो कि तुम मान लो 2 पेज पढ़ते हो, 2 पेज पढ़ने के बाद तुमको जो भी चीजें सही लगती है तुम फटाफट से उनको लिख डालो। लिखने से ना मेमोरी शार्प होती है, हमेशा याद रखना। लिखने से बहुत सारी स्पेलिंग्स की जो चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही होती हैं, तुम एकदम से लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो बहुत बहुत सारे फायदे हैं इन सब चीजों के। फिर हम बोल रहे हैं कि मेमोरी इंप्रूव करती है, ठीक है भाई। फिर हमने बोला क्या क्या स्टैंडर्ड बेसिक बुक्स या फिर जिसके भी हम नोट्स बना रहे हैं, किसके बनाए, तो हमने पहले तो कुछ डिसाइड कर लिया था कि भाई जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम लोग को जो जिसमें डेटा फैक्ट बहुत ज्यादा है उनके नोट्स नहीं बनाने चाहिए। और बाकी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग की भी बात कर ली थी। वैसे तो इसमें कोचिंग क्लास में कई बार तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, इसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोचिंग क्लास में कैसे कैसे नोट्स बनाए। देखो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले वो जाते हैं और थोड़े काम करते हैं अपने रफ के लिए, और फिर उसको आराम से बैठ के फिर करते हैं फेयर, जो कि एकदम गलत स्टेप है। इसका मान के चलना कि तुमको सिर्फ और सिर्फ जो 3 घंटे या 2 घंटे की क्लास आती है, उस 2 घंटे में या 3 आवर्स में जो भी है तुम्हारे लिए, इसमें ही तुम्हारे फुल एंड फाइनल नोट्स जो हैं वो बन के तैयार हो जाने चाहिए। तुम इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगे। यस, दिस इज हाउ। कितना ब्यूटीफाई करना है तुमको, जो करना है सब क्लास के साथ होना चाहिए, क्लास के बियॉन्ड नहीं। इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, कोई कॉपी चेक करने नहीं आ रहा, बस तुमको समझना है, रिवाइज करना है। तो हमेशा रखना जो भी क्लास नोट्स होता है, देखो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, क्लास नोट्स के साथ साथ बहुत सारी पीपीटीज भी लेके चलते हैं। अगर तुमको लगता है कि वो पीपीटीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है और उनसे भी कंटेंट हमें मिलेगा जो कि नोट्स में लिखना पड़ेगा, तो फिर तुमको थोड़े से अलग से टाइम्स डिवाइड करने पड़ सकते हैं लेक्चर के बाद भी। 2 से 3 घंटे में जो चीजें लिखी थी वो तुमने लिख लिया, लेकिन जो पीपीटी वाला काम था उसको तुमने अलग से 30 मिनट के आसपास दे देना है। और इसके बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन पीपीटीज में थी उनको भी तुम अपने नोट्स के एकदम रेफरेंस पर्सपेक्टिव, जहां पर तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है उसको लिखने का, वहां पर तुम इसको मेंशन कर सकते हो। अगर अपना नोट्स कंसाइज करना चाहते हो ना, मैं तुम्हें बहुत ही शानदार एक चीज दिखाता हूं। मैं तुम्हें एक शानदार चीज दिखाता हूं। सॉरी, डाउनलोड्स। ये देखो भाई, ऐसे ना कई सारे तुमको मार्क्स बूस्टर सीरीज के अंदर में pwonlyas.com से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी।
जो तुम बड़े आराम से इसको देख सकते हो। जरा तुम यहां पर देखते चलना, ये मैंने तुमको डेटा वगैरह दिखाया था कि देखो कैसे तुम अपने आराम से इन डेटा के साथ में खेल सकते हो भाई साहब। चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी है, सेंसस 2011 का क्या कहना है, चाइल्ड अडॉप्शन का रेट कितना है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कितनी है, एसीआर की रिपोर्ट क्या कहती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या करती है। तो इन सबको तुम्हें कभी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सबको नोट्स में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सबको डायरेक्टली यूटिलाइज करना तुम सीखो भाई साहब। ये नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो चलो मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूं, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना और वहां से तुम सर्च कर लेना इस चीज को, है ना। जब भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर आओ तुम हमेशा सर्च कर लेना लेटेस्ट डेटा लिख के, है ना, लेटेस्ट डेटा लिख के सर्च कर लेना। मैं तुम्हें ये किताब तुम्हें आराम से वहां से मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो नॉर्मली हमारे लिए क्या है ये भी हमने देख लिया। फिर हमने बोला टूल्स फॉर नोट्स क्या है। नोट्स देखो हमेशा वैसे बुलेट पॉइंट्स में हो तो ज्यादा बेहतर है, हमेशा याद रखना। और फ्लो चार्ट्स, विजुअल्स, माइंड मैप्स इन सब के फॉर्म में होगा तो हमेशा तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टेबल्स और मैप्स जितने भी ड्रॉ कर सकते हो, रफ ड्रॉ करना हमेशा सीखा करो। ऐसे मैप्स को जरूर से ड्रॉ करो जो कि तुम एग्जाम में बना सको। ऐसे मैप्स, ऐसे फ्लो चार्ट्स, ऐसे डायग्राम्स तुम हमेशा ड्रॉ करने की कोशिश करो जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कहां पर? तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में सेम टू सेम हूबहू डेटा यहां पर ड्रॉ करने के लिए, वो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। अगर तुम कोई ऐसा बहुत डिजाइन, बहुत सुंदर तरीके से कोई बना रहे हो जिसका तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आई एम वेरी श्योर कि तुम उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल फ्यूचर में वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ऑलवेज ड्रॉ समथिंग विच इज विजुअल लर्नर में तो काम आ ही है। इसके साथ साथ तुम्हारा जो एग्जाम है, एग्जाम के अंदर भी तुम इसको अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से लिख के आओगे, है ना। मेंस के आंसर्स में इसको तुम लिख के आओगे। ऐसे नोट्स के अंदर में जरूर से ये सारी बातें होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि 1/10 का एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। 1/10 का एक लेयर है, रूल ऑफ 1/10। इसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग? रूल ऑफ 1/10। अगर तुम्हारा 10 पेज का किताब है, 10 पेज का एक चैप्टर है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये 10 पेज का कंटेंट तुम्हारे एक पेज के राइटअप में आ जाना चाहिए। ये कब आएगा भाई? थर्ड रीडिंग के बाद आएगा, थर्ड रीडिंग के बाद आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि तुमको ये काम करके चलना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम 1/10 लेके आओ। लेकिन कब? थर्ड रीडिंग के बाद भाई साहब, थर्ड रीडिंग के बाद। तुम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो। पहली रीडिंग में तुम इसके बारे में अगर सोचोगे तो आई थिंक कि तुम्हें शायद कई बार ये बातें नहीं पता चलेंगी कि 1/10 में लिखना क्या है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है। बट तुम जब भी थर्ड रीडिंग कर रहे होगे तो जब तुम्हारे पास में पीवाईक्यूज होंगे, सिलेबस का पूरा नॉलेज होगा, तब तुम इस बात को और क्लियरली डिफाइन कर सकते हो और क्लियरली देख सकते हो। तो आई होप कि तुमको ये सारी बातें भाई देखो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और तुम अब जब भी नेक्स्ट टाइम नोट्स वोट्स बनाओगे भाई साहब तो एकदम तगड़ा नोट्स बनाओगे, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाओगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो तुम डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, सर्च कर लेना शिवम सर PW, और यहां पर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तुम यहां पर आके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। पर्सनली भी पूछना चाहो तो मैंने लिंक दे दिया इसी में, इसी के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल का भी, तो वहां पर भी आके तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी तकलीफ आती है तो तुम मुझसे जरूर से कनेक्ट करना। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप तुम्हें बड़ी मजा आई होगी इसको समझने में, सीखने में, और आगे से तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।